हेलो क्लास। अध्याय यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी यानी डे 4 जिसमें हम उत्तराखंड के कृषि जो भी सहायक क्षेत्र हैं और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बने रहिए। आज हमारा कृषि कंप्लीट हो जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड वो भी इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 7 डेज की सीरीज में हमने 3 डेज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और हम इसे कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो हमारे फैक्चुअल पार्ट रह जाते हैं उससे हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे और उसी में हम फाइनली मैपिंग के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा पार्ट रह जाएगा जैसे माउंटेन पीक्स पढ़ने अलग से, ग्लेशियर्स पढ़ने, ये सारा हम मैपिंग वाला पार्ट है, इसे हम मैप से समझेंगे। ठीक है, बट जो मेन थ्योरेटिकल पार्ट है वो यही है। ठीक है, ओके। देखो उत्तराखंड की कृषि। देखो उत्तराखंड में कृषि के अंतर्गत फसलों की खेती, पशुपालन शामिल है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमारे जो उत्तराखंड में है वो खेती ज़्यादा और पशुपालन पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, गाय भैंस बकरी ये हम पालते ही हैं। ठीक है, और खेती हमारा जो है वो उत्तराखंड की का बैकबोन है इकोनॉमी का। ठीक है, पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों के लिए क्या है, अनुकूल है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगर उत्तराखंड की इकोनॉमी का अगर बैकबोन देखें तो ऑलरेडी हमारा प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। बट अगर रूरल इकोनॉमी की बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वहाँ पे कृषि रीढ़ की हड्डी बन जाती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। 65% से अधिक 65% से अधिक आज आबादी को आजीविका प्रदान करती है कृषि। ठीक है, 65% से अधिक। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है और पलायन को रोकती है। कृषि और संबंध क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की जीडीपी है यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 10 से लेकर 12% तक का क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और क्या देता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कृषि। ठीक है, और प्राथमिक गतिविधियों पर भारी निर्भरता को दर्शाता है। अगर हम देखें तो हमारे उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में ही क्या है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा है जहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर की ज़्यादा है। तो इससे अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम लॉजिकली रीजनिंग वाले अगर हमारे कोई क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं तो हमारे लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्राइमरी सेक्टर है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे मैक्सिमम डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर में भी कृषि होता है। ठीक है, अब देखो हिल जो एग्रीकल्चर है और प्लेन एग्रीकल्चर में जो डिफरेंस है। ठीक है, जो पहाड़ी कृषि होती है वो एकदम सीढ़ीदार होती है। ठीक है, वर्षा आधारित खेती लगभग 85% से अधिक क्या है, असिंचित है। ठीक है, क्या है, सारा जो खेती होती है वो वर्षा पे ही आधारित होती है। ऐसे कोई कैनाल या कोई नहर वगैरह बन के सिंचाई व्यवस्था इतनी डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम 85% से अधिक क्या है, असिंचित भूमियां हैं। ठीक है, खंडित जोत, कम उपज और मंडुआ झंगोरा जैसी पारंपरिक निर्वाह फसलों पर क्या है, निर्भरता है, जिसे हम बोलते हैं मिलेट्स। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर मैदानी कृषि हमारा तराई रीजन में ही मैक्सिमम होती है। तराई भाबर और दून घाटियों में की जाती है। यह अत्यधिक व्यावसायिक मशीनीकृत और अच्छी तरह से सिंचित नहरें, ट्यूबवेल है और गन्ना, गेहूं और धान जैसी नकदी फसल है, जिसे बोलते हैं कैश क्रॉप। क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो इन कैश क्रॉप यानी कि हमारे तुरंत गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये फसलें हमें कहाँ देखने को मिलती है, प्लेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है। ठीक है, जैसे नहर बनी है, कैनाल बने हैं, ट्यूबवेल्स बनी है, ट्यूबवेल्स बने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, फिर बात होती है कितने प्रकार की खेतियां हैं हमारे उत्तराखंड में। तो हम एक तरीके से निर्वाह कृषि का भी हमारे वहाँ डिपेंडेंसी है। व्यावसायिक कृषि, जैविक कृषि और सीढ़ीदार खेती हमारे वहाँ की जाती है। निर्वाह कृषि मुख्य रूप से परिवार के उपभोग के लिए भोजन उगाना, यानी इतनी ही कृषि करनी है जिससे क्या हो जाएगा, हमारे और हमारे परिवार का पेट भर जाएगा। कोई बेचने के लिए, ठीक है, और पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता। और पहाड़ों में यही खेती क्या होती है, निर्वाह खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और
यही सबसे मैक्सिमम हमारे पहाड़ों में होती है। दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में मतलब होता है कि हमें खेती करनी है ताकि हम बाजार में बेच सकें, क्या कर सकें, मार्केट में बेच सकें, तो ये मार्केट ओरिएंटेड होता है सारा, ठीक है। फिर जैसे उधम सिंह नगर हरिद्वार में ये क्या है, यहाँ पे इसलिए खेती की जाती है ताकि क्या हो, मार्केट में बेची जा सके, ठीक है। फिर जैविक कृषि, जैविक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जहाँ पे हम रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डैप, इन चीज़ों का हम क्या नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते, और ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक जिसे हम बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। जैविक खाद जैसे गाय का गोबर, ठीक है, ह्यूमस, ह्यूमस, ठीक है, और आपका गोबर, गाय, गाय का गोबर, गाय भैंसों का गोबर, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके। फिर होता है हमारे वहाँ सीढ़ीदार खेत, सीढ़ीदार खेत मिट्टी के कटावों को रोकने और पानी को रोकने के ढलानों के समतल प्लेटफॉर्मों में काटा जाता है, यानी कि हमारे वहाँ पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होता है ताकि क्या हो, सॉइल इरोजन कम से कम हो, मिट्टी का कटाव कम से कम हो, तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार क्या होते हैं, खेत किए जाते हैं, ठीक है। देखो टेरेस फार्मिंग का जो डाय आप, तो हम खैर पहाड़ों में रहते हैं तो सबको पता है पहाड़ों में खेती कैसे होती है, सीढ़ीदार खेत, और सब लोग पहाड़ों में जाते भी है तो उनको सीढ़ीदार खेत के बारे में पता भी है कि इस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है सबके। अगर खेत है तो ऐसे देखो तो ये यहाँ पे उन्होंने अपना क्या किया रहता है, बंटवारा वगैरह किया रहता है, और उस हिसाब से अपनी अपनी खेती करते हैं। तो ज़्यादा लैंड भी नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड भी कम नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी लैंड भी नहीं, बट टेरेस फार्मिंग का आप ये देख लो, ये हिली स्लोप है, और इसी में क्या है, अपर टेरेस और लोअर टेरेस करके क्या हो गए, फार्म, आई मीन खेत बनाए गए हैं, ठीक है। ओके। अगर यूकेपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है कि जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, और हिल वर्सेस प्लेन के कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, खासकर मेंस में, और प्री में आपका कंट्रीब्यूशन पूछता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कितने परसेंट ऑफ रेनफेड एरिया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। देन हमारा जो चैप्टर 2 है उसमें हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ लेते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। ऊंचाई, वर्षा और तापमान के आधार पर उत्तराखंड को 5 अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह विविधता उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण फसलों की खेती की अनुमति देती है। देखो, हमें पता है हमारे पास तराई रीजन है, तो ये तराई रीजन है। तराई रीजन में जो हमारा क्लाइमेट है वो हमें पता है सब ट्रॉपिकल है। हमने बात की थी इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने क्लाइमेट पढ़ा था, तो उसमें हमने उपोष्णकटिबंधीय यानी की बात की थी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो मिलता है तराई रीजन में, जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है। और जब बाढ़ आती है, जब बारिश, आई मीन नदियाँ बहा के लाती है, तो वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी लेके आती है जिससे हम बोलते हैं खादर, क्या बोलते हैं, खादर, खादर बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी आती है। और सबसे मैक्सिमम रेनफॉल है क्योंकि ये क्या है, शिवालिक रेंजेस में है, ठीक है, शिवालिक रेंजेस के नीचे, तो यहाँ पे ऐसा है नहीं कि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी, तो रेनफॉल इजिली हो जाती है साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू, ठीक है। जो यहाँ पे मेजर क्रॉप्स मिलती है वो हमें गन्ने मिलते हैं, गेहूँ मिलता है, और हमें धान वगैरह मिलते हैं, ठीक है, धान और दाल, ये सारे क्या हैं, हमारे तराई रीजन में पाए उगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे एक तो पानी की समस्या ज़्यादा है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है, बहुत सारा पानी, तराई वाला रीजन है, स्वैम्पी एरिया है, कैसा एरिया है, स्वाम्पी एरिया है, स्वैम्पी एरिया है। फिर दूसरा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो देखने को मिलती है, यहाँ पे मार्केट है, तो मार्केट है, तो मार्केट के चक्करों में हमें क्या मिलता है, हाई कमर्शियल यील्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ओके। भाबर, भाबर वो रीजन है जहाँ पे क्या है, कंकड़ पत्थर बहुत सारे हैं, यहाँ पे खेती इतने अच्छे से नहीं है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या होता है, पोरस होता है, ठीक है, इजीली जहाँ पे से क्या होता है, पानी मिट्टी का रिसाव नीचे हो जाता है, पोरस कोर्स सॉइल है। यहाँ पे जो देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मक्का देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ऑयल शीट्स देखने को मिलते हैं, मैंगो देखने को मिलता है आपको, लीची देखने को मिलता है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, पानी का रिटेंशन कम है, पानी क्या हो जाता है, हाँ, पेनिट्रेट हो जाता है पत्थरों के नीचे, ठीक है, क्योंकि पोरस
रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर पाए जाते हैं। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे की हॉर्टिकल्चर के लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा उगा सकते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा उगा सकते हैं। देन हमारा आता है शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज हिमालयन रेंज की सबसे सदर्न रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो टेम्परेट यानी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, और क्या है, जो मिट्टी है वो थोड़ा शैलो है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर फसलें उगाई जाती है वो सिट्रस, पल्सेस, मिलेट्स, तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, ये फसलें उगाई जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सॉइल इरोजन इजीली होता है, शिवालिक रेंजेस है, लैंडस्लाइड की बारिश मैक्सिमम है, तो लैंडस्लाइड हो जाती है, जिस वजह से सॉइल इरोजन भी मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी हमें अवसर देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। जब जंगल ज़्यादा है तो जंगल ज़्यादा होने के कारण हम यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप्स की एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री। दूसरा मिडिल हिमालयाज, मध्य हिमालयी क्षेत्र में टेम्परेचर जो है, मतलब क्लाइमेट जो है वो क्या है, कूल टेम्परेट है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट ब्राउन सॉइल मिलता है, तो ये जो बेस्ट होता है एप्पल, पीच और पोटैटो उगाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो क्या है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेड लैंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ीदार खेत है। तो सीढ़ीदार खेत है तो लोगों ने क्या किया रहता है, लिमिटेड खेत भी है, तो इस वजह से बंटवारे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो खेत है वो फ्रेगमेंटेड है, कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ पे कुछ बसा है, फिर उसका कुछ पार्ट की खेती यहाँ है, ठीक है। तो इस वजह से क्या नहीं है, खेत एक साथ नहीं है, तो इस वजह से क्या है, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। किसी की जमीन यहाँ है, किसी की जमीन कहीं दूर है, ठीक है, तो हो नहीं पाता है, ठीक है। ओके, अब जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इजिली हो जाती है, क्योंकि लोग क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ह्यूमस वगैरह भी इजीली बन जाता है। तो अगर एग्री एनिमल्स वगैरह यहाँ पे अभी भी लाइव स्टॉक वगैरह हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाते हैं, जैसे गोबर वगैरह, ठीक है। तो ये खाद वगैरह का, ऑर्गेनिक खादों का भी यूज हो जाता है, ठीक है। अगर हम ग्रेटर हिमालयाज में जाएं तो ग्रेटर हिमालयाज वो रीजन है जहाँ पे हमें मैक्सिमम एल्पाइन और कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सॉइल होती है वो ग्लेशियल सॉइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे खास वैसे तो क्या नहीं हो पाते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं हम उनको क्या नहीं कर पाते, यहाँ पे उगा नहीं पाते। बट यहाँ पे जड़ी बूटियां बहुत होती है, जैसे कीड़ा जड़ी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत होती है, जैसे राजमा, कुट्टी, ये सारी बहुत कुटकी, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती है इन ग्रेटर हिमालयाज क्षेत्रों में होती है, ठीक है। बहुत ठंडा इलाका है, ठीक है, सीजन शॉर्ट सीजन है, तो ये सारी यहाँ की प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो हर्ब्स मिल जाती है जैसे शिलाजीत, ठीक है, अश्वगंधा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये रेयर हर्ब्स क्या हो जाती है इन हिमालयन ग्रेटर हिमालयन रीजन में इजीली मिल जाती है, ठीक है। ओके, अब देखो मेजर क्रॉप्स क्या हैं, जो हमारा चैप्टर थर्ड है इसमें हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मेजर क्रॉप्स है वो हमें देखने को मिलता है, देखो गेहूं, गेहूं यहाँ पे सबसे अधिक बोया जाता है। विकास के दौरान ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, जब गेहूं चाहिए तो गेहूं के लिए कोल्ड टेम्परेचर, इसलिए जो गेहूं हम यूज कर बोते हैं वो गेहूं हम कब बोते हैं, एकदम नवंबर दिसंबर में हम गेहूं के लिए हल लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारे अप्रैल मई तक हम क्या कर लेते हैं, गेहूं हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जो गेहूं के उगने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, मौसम चाहिए, वो कैसा है, कोल्ड चाहिए, ठीक है। ओके, मैक्सिमम जो हमें गेहूं देखने को मिलते हैं वो उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार रीजन में उगाए जाते हैं। अगर चावल की खेती देखें तो चावल एक खरीफ क्रॉप है, गेहूं क्या है, रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप, ठीक है। चावल खरीफ क्रॉप है, मैक्सिमम इसे पानी चाहिए, इसलिए इसे क्या किया जाता है, जून, ठीक है, मई जून में क्या कर दिया जाता है, बो दिया जाता है, और जुलाई, जून जुलाई पूरे यहाँ पे इसी बरसातों में रुपाई वगैरह भी की जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, आपके चावल की खेती की जाती है, क्योंकि इसे मैक्सिमम पानी चाहिए। प्रसिद्ध जो दून बासमती है वो विश्व स्तर पर क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। देहरादून बासमती के लिए फेमस है, देहरादून में बहुत सारी बासमती उगाई जाती है, विश्व भर में इसका क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, विश्व भर में क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट। ओके, कुछ हम कैश क्रॉप्स की बात कर लेते हैं।
चलो हम थोड़ा मिलेट्स वगैरह पार्ट छोड़ दिया हमने, मिलेट्स भी देख लेते। मिलेट्स आपको पता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 मनाया गया था, 2023 को मनाया गया था, जिसमें हमने मिलेट्स को किया था दुनिया भर में पहचान मिली थी। ठीक है, तो मोटा अनाज जैसे मंडुआ, झंगोरा उत्तराखंड में बहुत ज्यादा उगाया जाता है। जैसे पोषीय पोषक अनाज व अनाज कहलाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक लचीला, कम पानी वाले पहाड़ों में उगाया जाता है। ठीक है, यानी जहाँ पानी, अगर पानी कम भी है ना, तो फिर भी क्या होगा, झंगोरा, मंडुआ ये चीजें उगाई जा सकती है, क्योंकि इनको इतने पानी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिलेट्स में आपको पता है कैल्शियम बहुत होता है। ठीक है, साथ में आयरन भी इतना सारा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और राज्य मिलेट मिशन द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। अगर हम कैश क्रॉप की बात करें, तो कैश क्रॉप जैसे हमारे हो गए शुगर कैन, गन्ना हो गया, ठीक है, आलू हो गया, जिंजर अदरक हो गया, और हल्दी हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कैश क्रॉप के। यानी तराई क्षेत्र जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बड़ी चीनी मिलों के साथ गन्ने का प्रभुत्व है। ठीक है, अब जहाँ गन्ने ज़्यादा उगाए जाएंगे वहीं क्या होंगे, बड़ी बड़ी चीनी की मिलें लगेंगी। तो चीनी की मिल, ताकि वहां से रॉ मटेरियल आ पाए, रॉ मटेरियल आएगा तभी तो मिलों को बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। इसलिए बड़ी बड़ी चीनी चीनी की मिल कहाँ है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन रीजन्स में है, क्योंकि हमारे इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम गन्ना उगाया जाता है, देहरादून में गन्ना होता है। पोटैटो एंड जिंजर जो है वो मेजर कैश क्रॉप्स हैं। ठीक है, नकदी फल हैं, नकदी फसलें हैं। ठीक है, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे आपके इन आलू और अदरकों को उगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इन उगाने के बाद डायरेक्ट इनकम देता है, क्या देता है, डायरेक्ट इनकम देता है किसानों को, इसलिए इसे बोलते हैं कैश क्रॉप। क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। ओके, अब हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, और फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प कृषि। ठीक है, देखो, उत्तराखंड समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, हमारा, हमें पता है हमारा जो मिडिल हिमालयाज का जो क्लाइमेट है, वार्म टेम्परेट एंड कूल टेम्परेट क्लाइमेट है। ठीक है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट है। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेट क्लाइमेट है, ठीक है, तो ये फलों के लिए क्या है, उपयुक्त है। साथ में हमारा क्या है, साथ में हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, जो शिवालिक और तराई रीजन है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, जैसे उत्तरकाशी, हर्षिल, नैनीताल के रामगढ़, मुक्तेश्वर सेब के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। मध्य हिमालय में अगर देखें तो आड़ू हो गया, बेर हो गया, खुमानी हो गई, ये सारे उगाए जाते हैं। शिवालिक घाटियों में देखें तो खट्टे फल बहुत ज्यादा पनपते हैं, जिसे सिट्रस कहते हैं ना, तो ये बहुत सारे उगते हैं। ठीक है, चुनौतियों में कोल्ड स्टोरेज की कमी है और खराब मार्केटिंग शामिल है। अगर हम चैलेंजेस देखे जाए तो ये हमारे उत्तराखंड में इन सबके लिए जो चैलेंजेस है, वो कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। अगर कोल्ड स्टोरेज होगा तो इनको स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टोर की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इस वजह से क्या होते हैं, इनको ज़्यादा डेवलप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ज़्यादा डेवलप नहीं किया जा सकता, तो अगर उगाए भी जाएंगे तो इनके लिए इनका नुकसान जो है फार्मर्स को बहुत झेलना पड़ता है। इसलिए फार्मर्स क्या है, इनको उगाने के लिए क्या नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है, फार्मर तभी उगाएगा जब फार्मर्स क्या कर पाएगा, इनको अच्छे से स्टोर के लिए उनके पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये सारे मेंस का पार्ट है, बट आपको अभी मैं बेसिक करवा रहे हैं फाउंडेशन, जब मेंस आंसर राइटिंग होगी तो ये बहुत डिटेल में करवाया जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंज, सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड, एवरीथिंग। ठीक है, देन फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में गुलाब हो गया, ग्लैडोलियस हो गया, गैरबेरा हो गया, पेटूनिया हो गया, ये सारे क्या है, फ्लावर्स में यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, हाई रिटर्न्स मिलते हैं। ग्लैडोलियस जैसे पुष्पकृत उच्च रिटर्न के लिए एक तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। देहरादून और नैनीताल में पॉली हाउस में ग्लैडियोलस और जरबेरा की खेती की जाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली एनसीआर बाजारों में इनकी क्या है, उच्च एक्सपोर्ट है। यानी यहाँ दिल्ली में तो यहाँ से, यहाँ देहरादून से या फिर इन रीजन से क्या होता है, बहुत एक्सपोर्ट होता है किनका, फ्लावर्स का। ठीक है, आपको तो पता है फ्लावर क्यों होता है, क्योंकि 14 फरवरी वैलेंटाइन के दिन क्या देना पड़ता है, फ्लावर देना पड़ता है। तब तक के लिए क्या होना चाहिए, फ्लावर की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, ओके।
चैप्टर 5 औषधीय और सुगंधित पुष्प पौधे, ठीक है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। देखो समृद्ध जैव विविधता के कारण उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड एम ओके, देखो उत्तराखंड मैप्स, ठीक है, औषधीय और सुगंधित पौधों का केंद्र है, ठीक है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का क्या है, सेंटर है। महत्वपूर्ण प्रजातियों में कुटकी, अतीस, जटामांसी, कूट, तेजपत्ता, बुरांस क्या है, शामिल है। ठीक है, जो ये है ये हमारे एल्पाइन और सब एल्पाइन रीजन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, HAPPRCs, ठीक है, यानी हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर एंड सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, ठीक है, बनाए हमने ताकि हम क्या कर पाए, संरक्षण को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, इन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के, ठीक है। ओके, देन हमारा चैप्टर 6 है जिसमें हम कृषि की चुनौतियां पढ़ते हैं। देखो कृषि की चुनौतियों में सबसे पहला जो है वो माइग्रेशन है। पलायन इतना है कि हमारे जो विलेजेस हैं वो घोस्ट विलेजेस बन चुके हैं। ठीक है, हमारे बॉर्डर विलेजेस भी क्या हो चुके हैं, एम्प्टी हो चुके हैं। दूसरा है वाइल्ड एनिमल अटैक, यानी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जंगल डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन करने के बजाय वो उनको क्या मिल रहा है, यहाँ पे से चैलेंजेस मिल रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट फायर्स, जिस वजह से सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या हो गए, हमारे आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। और वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, मानव वन्य जीव संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से जैसे मंकी हो गया, आपके वाइल्ड बोर हो गए, ये सारे हमारे के बंदर हो गए, वाइल्ड बोर हो गए, ये हमारे क्या है, फसलों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, गाँव में या फिर खेतों में अगर कोई जाता है काम के लिए तो वहाँ पे क्या है, तेंदुआ आ जाता है, जिस वजह से लोग खेती के लिए नहीं जा पाते हैं। तीसरा है फ्रेगमेंटेड लैंड, जमीनें इतनी बिखरी बिखरी हैं, ठीक है, खंडित जोत है, ठीक है, जिस वजह से छोटे बिखरे हुए सीढ़ीदार खेत के मशीनीकरण को रोकते हैं। ठीक है, जैसे गांव में अभी भी छोटे मोटे ट्रैक्टर चल रहे हैं, बट उसे खुद उठा के ले जाना, इतने दूर ले जाना, क्योंकि वहां पे टेरेन ऐसा है कि आप क्या नहीं कर सकते, उनको चला के नहीं ले जा सकते हैं। तो ये भी क्या है, चैलेंजेस हैं। दूसरा इरिगेशन डेफिसिट है, इतने डेवलप्ड कैनाल नहीं है कि लोग अपने खेतों में क्या कर पाए, सिंचाई कर पाए। और जो सारी खेती है वो किस पे डिपेंडेंट है, बारिश पे। बारिश हो गई तो अच्छी फसल, बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद। तो ये 85% से अधिक खेतियाँ पूरी तरह अनियमित वर्षा पर निर्भर हैं। देन हमारा जो चैप्टर 7 है इसमें हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। क्या पढ़ते हैं, गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च की है। देखो सबसे पहले जो स्कीम है उसमें पीएम किसान है। पीएम किसान के थ्रू क्या होता है कि फार्मर्स के खातों में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्ट क्रेडिट होता है और उनको प्रत्यक्ष आय सहायता मिलती है। ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना हो गई, जिसमें किसानों को इंश्योरेंस दिया जाता है जब उनकी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ऐसी राज्य मिलेट मिशन चलाया गया जिसमें मंडुआ को बढ़ाया दिया गया और मंडुआ ज़्यादा से ज़्यादा उगाना प्रमोट किया गया। ठीक है, जैसे भूमि विखंडन को दूर करने के लिए एफपीओ और सरकारी खेती को बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एफपीओज एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग टू ओवरकम लैंड फ्रेगमेंटेशन। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन जैसे इश्यूज को सहकारी, यानी आपस में मिलके कॉपरेशन करके कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, ओके। अब देखो पशुपालन, पशुपालन ग्रामीण आजीविका का क्या है, अभिन्न अंग है। तो लोग खेती करते हैं तो अपने साथ पशु वगैरह ये क्या करते हैं, रखते ही रखते हैं, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, या फिर याक की अधिक ऊंचाइयों पर क्या करते हैं, अधिक ऊंचाइयों पर याक जैसे ये रखते हैं। ठीक है, खच्चर हो गया, पहाड़ों में परिवहन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। शादी बारातों में भी क्या है, खच्चर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर गाँव पहाड़ों में सामान ढोना, क्योंकि इतनी दूर दूर तक सड़कें तो गई नहीं है, तो सामान ढोने के लिए भी खच्चर इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें पाला जाता है। ठीक है,
अब चुनौतियां ये हैं कि भाई गुणवत्तापूर्ण क्या नहीं मिल पाता, चारा नहीं मिल पाता है, ठीक है, और पशु चिकित्सा नहीं हो पाती, यानी अगर पशु बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो उनके पास क्या नहीं है, चिकित्सा उपलब्ध नहीं है या चिकित्सक उपलब्ध नहीं है जिससे वो उनका क्या कर पाए, इलाज कर पाए, तो ये अपर्याप्त है, जिस वजह से ये क्या है, पहाड़ों में इन पशुपालन से संबंधित चुनौतियां हैं। फिर अगर हम बात करें मत्स्य पालन की, ठीक है, मधुमक्खी पालन की, ठीक है, तो मत्स्य पालन जो है वो ठंडे पानी की मछली जैसे ट्राउट फार्मिंग ऊपरी इलाकों में अत्यधिक लाभदायक है। जलाशय मत्स्य पालन टिहरी बांध का विस्तार हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्स बने हैं टिहरी, ठीक है, जिसे रामेश्वर तीर्थ और सागर भी बोला जा रहा है, ठीक है, या फिर टिहरी लेक, ठीक है, उसका विस्तार हो रहा है, वहां पे मछलियां पालन हो रहा है, ठीक है, एपीकल्चर परागण, ठीक है, सेब के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, का समर्थन करता है एपीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद का उत्पादन करता है जिससे ग्रामीण रोजगार पैदा करता है, ठीक है। अब देखो सिंचाई, मैदानी में मैदानी नहरें जैसे ऊपरी गंगा नहर और ट्यूबवेल पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। आप एक कमेंट करके बनाना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि ऊपरी गंगा नहर किसने बनाया था, किसके समय पे बनी थी, ठीक है। पहाड़, नौला, धारा, गूल, ये छोटी डाइवर्जन चैनल है, ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, मेन स्ट्रीम से जल निकालकर खेतों की तरफ को क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है, जैसे पारंपरिक स्रोत पर क्या है, निर्भर है, जैसे माइक्रो इरिगेशन होता है, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई इरिगेशन जिसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इससे ड्रिप इरिगेशन में क्या हो जाता है, पाइप लेके पाइप डाल दिया जाता है और कहीं कहीं पे क्या किया जाता है, छेद कर दिया जाता है, वहां से क्या होगा, पानी क्या ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा होता है स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है, स्प्रिंकल सिंचाई, इसमें क्या किया जाता है कि एक जगह पे फुहारे की तरफ पानी छोड़ दिया जाता है, पानी का पाइप कनेक्ट कर देता है, पानी फुहारे की तरफ पूरे खेत में दूर दूर तक फैल जाता है। ड्रिप इरिगेशन से बेटर स्प्रिंकल इरिगेशन है, ठीक है, ये दूर दूर तक और एक ही साथ में बहुत अच्छे से सिंचाई हो जाती है। इन टाइप की जो सिंचाई है इनको हम बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। देन हमारा जल संसाधन क्या है, जल संसाधन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि भारत का वाटर टावर है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड भारत का वाटर टावर है, जो प्रमुख नदियां प्रणालियां, ठीक है, नदी प्रणालियां, अब आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाला रीजन है, उस रीजन से क्या होती है, इंडस और 5 नदियां निकलती है जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान में जाती है, लेकिन वो सिर्फ ये वाली बेल्ट यानी पंजाब और कुछ पार्ट हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पार्ट में क्या करती है, आ, फायदेमंद होती है, ठीक है, रिवर बेसिन वही है। बट जो उत्तराखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ से गंगा, यमुना, ठीक है, ठीक है, काली से शारदा बोला जाता है, तो ये रिवर सिस्टम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के नदन बेल्ट को क्या करता है, सींचता है, ठीक है। तो प्रमुख नदी प्रणालियां जैसे गंगा, यमुना, काली को क्या करता है, मेजबानी करता है। राज्य को गर्मियों के में झरने सूखने के कारण गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों के कारण हमें पता है टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उत्तराखंड भी इन चीजों से क्या है, अछूता नहीं है, और मैक्सिमम क्या करता है, गर्मियों में धारे, नौले ये सारे सूख जाते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, उत्तराखंड के लिए चैलेंजेस बन रहे हैं। जैसे जल विद्युत क्षमता अपार है, ठीक है, हमें पता है कि जो पावर कैपेसिटी है, हाइड्रो पावर कैपेसिटी है, वो क्या है, मैक्सिमम है, बट इससे क्या नहीं कर सकता, इसका पारिस्थितिक प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है। इकोलॉजी, ठीक है, इंडिया उत्तराखंड की इकोलॉजी ऐसी नहीं है कि वो इतने बड़े पोटेंशियल को क्या कर सके, संभाल सके, बैलेंस कर पाए, ठीक है, तो ये चीजें, ये क्या है, चैलेंजेस हैं। देन हमारा है लैंड मिनरल्स एंड रिसोर्सेस, ठीक है, 71% क्षेत्र वनों के रूप में दर्ज है, ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड का 71% हमारे फॉरेस्ट में क्या है, दर्ज है, यानी रिपोर्टेड फॉरेस्ट है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र केवल 11 से 13% है, ठीक है। भूमि क्षरण और मिट्टी का कटाव प्रमुख मुद्दे हैं, तो अगर हमें यहाँ पे लैंड भूमि से संबंधित अगर हमें यहाँ पे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं तो वो हमारा सॉइल इरोजन ही होगा, लैंडस्लाइड है, तो लैंडस्लाइड्स के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन हमें मैक्सिमम देखने पड़ते हैं। मिट्टी का कटाव प्रमुख मुद्दे हैं। खनिज, गैर धातु खनिजों में समृद्ध हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, यानी नॉन
मेटेलिक जो भी मिनरल अगर उत्तराखंड में पाए जाते हैं तो मैक्सिमम है उत्तराखंड में, ठीक है। देहरादून और टिहरी तो चूना पत्थर के लिए फेमस है और संगमरमर के लिए भी फेमस है। तो आपको पता है कि टिहरी और उत्तर देहरादून में मार्बल्स बहुत ज़्यादा क्या है फेमस है, और यहाँ पे क्या है मार्बल बहुत इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। मैग्नेसाइट और सोपस्टोन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में क्या होते हैं पाए जाते हैं, सोपस्टोन और मैग्नेसाइट, ठीक है। लेकिन पर्यावरणीय मुद्दे हैं जो कि माइनिंग से संबंधित है कि माइनिंग, फिर कुछ माइनिंग से इश्यूज हैं कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग बहुत है, ठीक है। अवैध खनन बहुत होता है जिस वजह से क्या होता है ये पर्यावरणीय मुद्दे बन जाते हैं और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, देखो प्राकृतिक खेती पर जोर। उत्तराखंड का लक्ष्य 2026 तक 50,000 हेक्टेयर की प्राकृतिक खेती में क्या है बदलना है। मोटा अनाज निर्यात, हिमालयन न्यूट्री ब्रांड के तहत मंडुआ झंगोरा को यूरोपियन मार्केट में भारी क्या किया जा रहा है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। देखो स्प्रिंग कायाकल्प परियोजना, स्प्रिंग है ना जिसे सारा भी बोला जाता है या फिर उसे भागीरथी ऐप करके भी खोला गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी नौला वगैरह सूख रहे हैं, धारा सूख रहे हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं पुनर्जीवित कर रहे हैं, ठीक है। ड्रोन के उपयोग से क्या होगा उन्नत मैपिंग मैपिंग की जा रही है। फिर जीआई टैग, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके स्कीम चलाई जा रही है जिसमें हम लोकल जो भी लोकल प्रोडक्ट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो भी फेमस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको या तो जीआई टैग दिया जा रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट ऐसे करके उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको कृषि सहायक क्षेत्र, पशुपालन से संबंधित हमारा डे 4 यानी लेक्चर 4 हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद हम लेक्चर 5 लेके आएंगे। अगर आपको लेक्चर 4 अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ये वाला लेक्चर कराया, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।